हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुकुल माइंड। गुरुकुल माइंड के इस मंच में आप सभी का स्वागत है। और आज हम अपनी जो सीरीज है उसको स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज, जो आपके लिए सीयूईटी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज हम यहाँ पे बात करेंगे पॉलिटी के बहुत अच्छे अच्छे जो एमसीक्यूज हैं, उनको हम एक क्रम वाइज उसको जो है यानी एक क्रमबद्ध तरीके से उसको हम पूरा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम सभी आपको बता दें कि सीयूईटी 2025 के लिए जो है हमने एक उद्गम पैच लॉन्च किया हुआ है, जिसमें हम और हमारी टीम ने मिलके जो है जो कोर्स है वो बनाया है। आपको सीधे हमारे गुरुकुल माइंड एप्लीकेशन पे जाना है, वहां से कोर्स को परचेज करना है, जिस पर अभी जो है एक भारी डिस्काउंट दिया हुआ है। तो चलिए अभी हम जो है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। यानी ये पूछ रहा है कि किस अधिनियम ने भारत में केंद्रीय प्रशासन की शुरुआत की। ठीक है, थोड़ा सा हम जो है चलते हैं पीछे ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। क्या हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, फिर धीरे धीरे उसने क्या किया कि कुछ एरियाज का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, उसको अपने कब्जे में ले लिया था। जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं, तीन हमारे जो थे, जैसे कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था, और दूसरा था आपका मद्रास प्रेसिडेंसी। ठीक है, इसको हम यहां से समझेंगे। और तीसरा जो था आपका वो था बंगाल प्रेसिडेंसी। ठीक है, तो ये तीनों जो प्रेसिडेंसी थी, ठीक है, इनके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने अलग अलग से गवर्नर जो है वो नियुक्त किए हुए थे। ये आप जानते ही होंगे, इसके लिए अलग गवर्नर और इसके लिए अलग गवर्नर और इसके लिए बंगाल के लिए अलग गवर्नर। फिर उसके बाद क्या था कि ब्रिटिश क्राउन ने इनको रेगुलेट करने का उनके मन में आया, क्योंकि इन्होंने जो है तभी तभी बक्सर की जो वॉर थी वो लड़ी थी, उसमें जो है इन पर काफी खर्च आ गया था ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो एक मौका जो था ब्रिटिश क्राउन को इंटरवेंशन जो है उन्होंने किया, एक मौका मिला। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया कि रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है, उसके द्वारा ये तीनों जो प्रेसिडेंसी हैं, इनको क्या किया कि जो आपकी बॉम्बे, मद्रास और बंगाल, तीनों को जो है कोलैप्स किया और बंगाल को जो है मेन प्रेसिडेंसी बना दिया गया। ऐसा नहीं था कि इनके गवर्नर नहीं थे, इनके गवर्नर थे, लेकिन बंगाल के लिए जो है स्पेशल जो है एक गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। ठीक है, क्या किया गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो यहां से देखा जाए तो एक तरीके से सेंट्रलाइज करने का इनको मौका मिला। तो यहीं से देख सकते हैं कि ये जो अवधारणा है आपकी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की, यानी केंद्रीय प्रशासन की जो अवधारणा है, वो कहां से आती है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि पहला गवर्नर जनरल जो था वो कौन था। जैसा कि मैंने बताया है अभी आपको, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल को जो है बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। तो यहाँ पे जो पद था वो था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। क्या था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और वो पहली बार किसको बनाया गया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? वो बनाया गया था आपका वॉरेन हेस्टिंग को। तो द वॉरेन हेस्टिंग इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो ब्रिटिश भारत की अगर हम बात करें, ब्रिटिश इंडिया की अगर हम बात करें, तो वॉरेन हेस्टिंग जो थे वो पहले गवर्नर जनरल थे। तो आपका जो आंसर है वो सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब हम थर्ड ले लेते हैं। विच एक्ट इंट्रोड्यूस्ड द डबल गवर्नमेंट सिस्टम इन इंडिया। यानी किस अधिनियम ने भारत में दोहरी सरकार प्रणाली की शुरुआत की थी। तो दोहरी सरकार प्रणाली की अगर हम यहाँ पे बात करें, हम यहाँ पे डायरेक्टरी सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे डबल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए रेगुलेटिंग एक्ट के बाद क्या था, जो एक्ट आया था आपका, उसका नाम था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब जो ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 है, इसने क्या किया था, यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, सॉरी यहाँ पे सीओडी, यानी एक सीओडी और बीओसी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो है दो यहाँ पे इंस्टीट्यूशन बनाए गए। दोनों के अलग अलग काम थे, प्रशासनिक कार्यों के लिए अलग व्यवस्था थी। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अलग होती थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अलग होती थी। तो ये क्या थी? ये प्रशासन चलाने के लिए काम करती थी। तो गवर्नमेंट के डबल सिस्टम देखने को कहां पे मिलते हैं? वो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 एंडेड द मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन हिज सेक्टर। 1813 के चार्टर एक्ट ने किस क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी का
एकाधिकार समाप्त कर दिया था। ठीक है, तो ये आपको बताना है। जो मैंने बताया था कि चार्टर एक्ट क्या होते थे, चार्टर एक्ट जो होते थे वो 20 वर्षों के लिए एक लाइसेंस होता था कंपनी को। कंपनी का मतलब यहाँ पे क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ध्यान रहे, कंपनी का मतलब है यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश क्राउन की तरफ से एक लाइसेंस टाइप मिलता था कि भाई ये लाइसेंस है, ये आपका एक अधिकार है, इस पे आप काम कर सकते हैं। तो इसके अगर हम देखें तो टेक्सटाइल एंड ट्रेड की अगर हम बात करें तो ये जो था इनका खत्म कर दिया गया था। टी ट्रेड जो है वो इनका बचा हुआ था। अगर देखा जाए तो इनका इंडियन जो ट्रेड था वो बचा हुआ था, यानी वो उसको जो है खत्म कर दिया गया था। इनके पास केवल जो था 1813 चार्टर एक्ट में वो क्या थे कि टी और जो चाइना का ट्रेड है, ठीक है, वो कर सकते थे। यानी भारतीय व्यापार, चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर पूरी तरह से भारतीय व्यापार का एकाधिकार जो इनके पास था वो 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसके थ्रू खत्म कर दिया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी इज राइट आंसर। तो ये आपको ध्यान देना है कि 1813 का जो चार्टर एक्ट है उसने चाय और चीन के जो साथ जो व्यापार था, बाकी भी पूर्वी देशों के साथ व्यापार था, उसको छोड़कर बाकी सभी भारतीय जो व्यापार थे वो समाप्त कर दिए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं। विच एक्ट क्रिएटेड द ऑफिस ऑफ द लो मेंबर इन द गवर्नर जनरल काउंसिल। ठीक है, यानी किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य का पद सर्जित किया था, इसका आपको आंसर देना है। देखिए चार्टर एक्ट में धीरे धीरे क्या था कि ये एक तरीके के बदलाव थे। बदलाव मेन चार्टर एक्ट का मेन उद्देश्य क्या था कि किसी भी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या था कि उसका पूरा का पूरा जो कार्यभार जो भारत को सौंपा हुआ है वो किसी ना किसी ब्रिटिश क्राउन के हाथों जाना था। किसके, ब्रिटिश क्राउन के। अब उसके लिए क्या करना था इनको, उसके लिए ना कुछ जो है चीजें रिफॉर्म करनी थी, कुछ चीजों में जो है इन्हें चेंज लाना था, परिवर्तन करना था। तो उसी में से एक परिवर्तन ये था कि जो गवर्नर जनरल काउंसिल थी उसमें जो है एक लो मेंबर विधि सदस्य को इनको डालना था। अब वो लो मेंबर कौन थे, एक सुप्रसिद्ध व्यक्ति, जब भी आप भारतीय इतिहास पढ़ते हैं तो लॉर्ड मैकाले के नाम जानते ही होंगे। तो लॉर्ड मैकाले प्रथम विधि सदस्य थे जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में शामिल हुए। और ये क्लोज कब डाला गया, वो क्लोज डाला गया था आपका 1833 का चार्टर एक्ट। तो 1833 के चार्टर एक्ट में बताया गया था कि जो आपके लॉर्ड मैकाले थे, ठीक है, लॉर्ड मैकाले, तो लॉर्ड मैकाले को जो था वो विधि सदस्य के रूप में इसमें जो है डाला गया था। तो आंसर जो इसका हो जाएगा वो सी इज राइट आंसर। चलिए अब हम बात करते हैं अपने उद्गम बैच की। तो मैं फिर से आपको बता रहा हूं, अगर आपको हमारा उद्गम बैच परचेज करना है तो हमारी एप्लीकेशन है गुरुकुल माइंड के नाम से। ये ऐप आप जो है आपने एंड्रॉइड या iOS फोन जो भी आपके पास उपलब्ध है उस पर जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। और वहां से हमारा जो ये बैच है अभी भारी डिस्काउंट जो है दिया जा रहा है। जितने भी CUT 2025 के लिए जो है अप्लाई करने वाले हैं उनको जो है यहाँ से क्या कर सकते हैं, वो हमारा बैच को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी टीम है जिसने सभी ने, बाकी और भी टीम मेंबर हैं इसमें जिन्होंने मिलकर ये बनाया है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स फॉर्मली इंट्रोड्यूस ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विस रिक्रूटमेंट, यानी निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने औपचारिक रूप से सिविल सेवा भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता शुरू की थी, ये आपको बताना है। देखिए इंडियन सिविल सर्विसेज की बात करें तो इंडियन सिविल सर्विस ऐसा नहीं था कि वो स्टार्ट थी। इंडियन सिविल सर्विसेज जो है वॉरेन हेस्टिंग जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने तभी से इंडियन सिविल सर्विसेज को स्टार्ट कर दिया गया था। लेकिन हमें बताना है कि किस अधिनियम में उसको जो है ओपन कंपटीशन उसके लिए रख दिया गया कि ये ओपन कंपटीशन है। जैसे कि आज आप सिविल सर्विसेज देते हैं तो एज इट इज जो है बिल्कुल ऐसे ही सिविल सर्विसेज जो है वो ओपन कर दी गई थी। उससे पहले नामजदगी का सिद्धांत चलता था, बड़े घरानों से लड़कों को जो है सिविल सर्विसेज ज्वाइन करा दी जाती थी, या इंग्लैंड से ही जो है अपने जो करीबी होते थे उनको भेजा जाता था। लेकिन वो कौन सा एक्ट था, ठीक है, तो चार्टर एक्ट 1853 में जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया कि ओपन जो कंपटीशन है सिविल सर्विसेज के लिए उसको लागू कर दिया गया कि भाई खुली प्रतियोगिता होगी और आपको जो है इसमें ज्वाइन करना है। तो आंसर हो जाएगा इसका चार्टर एक्ट 1853। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सिविल सर्विसेज का जनक किसको माना जाता है तो तब भी आपको आंसर देना है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सर्विसेज का जनक माना जाता है, क्योंकि उन्होंने ओपन जो कंपटीशन था वो स्टार्ट किया था भारत में। तो आंसर क्या हो जाएगा 6। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते हैं। अंडर विच एक्ट वाज द पोस्ट ऑफ द वायसराय ऑफ इंडिया क्रिएटेड, किस अधिनियम के तहत भारत में वायसराय का
पद बनाया गया था। तो इसके पीछे की भी जो कहानी है वो हम समझेंगे। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी से जो है धीरे-धीरे क्या था कि ब्रिटिश क्राउन ने हस्तक्षेप करके वो ले लिया था, ठीक है? लेकिन उससे पहले अगर हम जाएँ तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो एट्रोसिटीज़ थी भारतीय जनता के ऊपर, इंडियन पब्लिक के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा थी, जिससे जनता के अंदर असंतोष फैला और असंतोष फैलने की वजह का जो परिणाम हुआ, वो हुआ आपका क्रांति 1857, ठीक है? तो रिवोल्ट ऑफ 1857। अब 1857 का जो क्रांति था, इसको दबा तो दिया गया था, सप्रेस कर दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, लेकिन इसको जो है आगे ऐसी स्थिति ना बने, तो उन्होंने क्या किया था कि इसके लिए हम जो है क्या करेंगे, कुछ रिफॉर्म करेंगे। अब रिफॉर्म करने के लिए इन्होंने क्या किया कि जो इंडिया में गवर्नर जनरल का जो पद होता था, उसे वॉइसरॉय ऑफ इंडिया का नाम दिया गया और वो वॉइसरॉय का कहने का मतलब उनका ये था कि ये जो व्यक्ति बैठा है, इसका सीधा संबंध जो है वो किससे है? वो क्राउन से है, ब्रिटिश क्राउन से, ब्रिटिश ताज से है। तो ये खैर समझाने के लिए अपना तरीका इन्होंने अपनाया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका, क्योंकि 1857 में जो है ये क्रांति हुई थी, उसके जस्ट देन 1858 में जो है जब आपका भारत सरकार अधिनियम आया, उसमें जो गवर्नर जनरल का पद था उसको रिप्लेस कर दिया गया वॉइसरॉय ऑफ इंडिया से। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा 7th। अब हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। विच एक्ट इंट्रोड्यूस्ड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, यानी वो कौन सा अधिनियम था जिसने जो है जो मुस्लिम्स थे उनके लिए सेपरेट यानी अलग इलेक्टोरेट यानी निर्वाचन क्षेत्र के लिए जो है क्षेत्र की व्यवस्था की थी। इसको सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली भी कहते थे एक तरीके से। इसका अर्थ ये होता था कि जहां कुछ ऐसे रीजन होंगे जहां पे केवल मुस्लिम ही चुनाव लड़ सकता है और मुस्लिम ही जो है चुनाव के लिए आ सकता है। तो किस अधिनियम ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की शुरुआत की? तो इसकी अगर हम बात करें तो ये एक तरीके से ब्रिटिशर्स जो थे इसको रिफॉर्म मानते थे। उनका मानना था कि जो मुस्लिम्स हैं यहाँ पे माइनॉरिटीज हैं और माइनॉरिटीज के लिए जो है हम राइट्स देने वाले हैं। ठीक है, हालांकि उनका ये इसको एक जो है तरीके से देखा जाए डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के अंतर्गत ही आता है। उन्होंने क्या किया कि मुस्लिम्स के लिए क्या था कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 आया, ठीक है, जिसको मार्लिमेंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। लॉर्ड मार्ले, लॉर्ड मिंटो, दो व्यक्ति थे, ठीक है, जिन्होंने ये रिफॉर्म लाया और इस रिफॉर्म के अंदर उन्होंने एक क्लोज डाला कि एक इलेक्टोरेट मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। विच एक्ट इंट्रोड्यूस्ड द सिस्टम ऑफ डायरकी इन प्रोविंसेस, यानी जो प्रोविंसेस हैं, जो प्रांत थे, जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे प्रांत होते थे, जैसे आपका संयुक्त प्रांत होता था, यूनाइटेड प्रोविंसेस, पटियाला एंड पंजाब स्टेट यूनियन, ठीक है, सेंट्रल प्रोविंसेस, बंगाल एक प्रोविंसेस बन चुका था। तो ऐसे ही मद्रास, बॉम्बे प्रोविंसेस, तो ये जो प्रोविंसेस थे, ठीक है, उनमें डायरकी सिस्टम जो है, जिसको एक तरीके से कहें हम द्वैध शासन प्रणाली कहते हैं, द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत कब की गई? ध्यान रहे कि जो आपका मार्लिमेंटो रिफॉर्म्स आया था 1909 वाला यानी 1909 वाला, उसके जस्ट देन 10 वर्षों के बाद ये फिर से एक रिफॉर्म लेके आए कि भाई एक रिफॉर्म और, ये लो पकड़ो, आप एक रिफॉर्म और देते हैं हम आपको। ठीक है, तो उसका नाम रखा गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसमें जो है इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में देखा जाए तो उन्होंने प्रोविंसेस में जो है डायरकी सिस्टम यानी द्वैध शासन पद्धति को डाला था। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा बी, भारत सरकार अधिनियम 1919, आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, लास्ट का जो है ये एक्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1935। उसके बाद फिर उन्होंने कोई भी रिफॉर्म्स के लिए यानी कोई भी सुधारवादी अधिनियम या सुधारवादी कोई भी कानून बनाने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि उसके बाद 1947 में एक ही अमेंडमेंट एक ही एक्ट पास करते हैं जिसका नाम है इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947, और उसके बाद जो है हम स्वतंत्र हो जाते हैं। ठीक है, तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 में किस वित्तीय संस्थान की स्थापना का प्रावधान किया गया था। ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करें जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था, तो इन्होंने क्या किया कि जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे उनको एक तरीके से सेंट्रलाइज करने का प्रयास किया। यहां तक कि जो आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 है यानी आपका इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 है, वो एक तरीके से सेंट्रलाइज यानी केंद्रीयकृत करने का प्रयास था। और पूरे भारत को बहुत सारे जो है हमारे जो विशेषज्ञ उनका मानना था कि भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक खूबसूरती यही थी कि इसने बिखरा हुआ जो भारत था
उसको सेंट्रलाइज किया। तो सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो आपके बैंकिंग्स होते थे उनके लिए एक फेडरल बैंक की इन्होंने स्थापना की जिसका नाम था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ऑलरेडी बहुत पहले से ही, नेशनल बैंक ऑफ इंडिया पहले से ही बैंक थे, इनको एक सेंट्रलाइज बैंक दिया गया जिसका नाम रखा गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बाकी जो आपके बैंक हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सुपरविजन में काम करेंगे, जो आज भी करते हैं, आप देखते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा, ये इसका आंसर है। बाकी अगर हम भारत सरकार अधिनियम 1935 की बात करें तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ने क्या किया कि जितने भी हमारे प्रोविंसेस थे वो जो है भारत संघ के अंतर्गत आ जाएंगे, यानी भारत को जो है एक अखिल भारतीय संघ बनाया गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यूनियन ऑफ इंडिया बनाने का प्रयास अगर कहीं किया गया था तो वो भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया था। अब हम बात करते हैं हु वाज द फर्स्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया। तो मैंने बताया था कि इन्होंने क्या किया था कि 1858 में, चार्टर एक्ट 1858 में क्लोज डाला था कि अब जो है जो पद है वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ना होके क्या होगा, ओ सॉरी हाँ, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ना होके वायसरॉय ऑफ इंडिया होगा। ठीक है, तो पहली बार अगर हम बात करें कि पहले वो कौन से सदस्य थे जब ये पद वायसरॉय बना और वो किस व्यक्ति को जो है ये सौभाग्य जो है ब्रिटिशर्स की तरफ से प्राप्त हुआ कि वो कौन से व्यक्ति थे। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग जो है पहले व्यक्ति थे जिनको वायसरॉय ऑफ इंडिया बनाया गया था। तो इसका सीधा आंसर है, तो आंसर सीधा याद रखना है आपको। अब आता है विच एक्ट फर्स्ट सेपरेट लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल, यानी किस अधिनियम ने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग किया था, ये आपको इसमें बताना है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, हमें बताना है कि जो गवर्नर जनरल के फंक्शन थे, एग्जीक्यूटिव फंक्शन, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन को अलग अलग कर दिया गया था। तो इसमें अगर देखा जाए तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका चार्टर एक्ट 1853 में क्या किया गया था, जो आपकी गवर्नर जनरल काउंसिल थी। ठीक है, यानी गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें लेजिस्लेटिव फंक्शन अलग कर दिए गए थे और एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो है वो अलग कर दिए गए थे। तो इसलिए इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, चार्टर एक्ट 1853 में। नेक्स्ट चलते हैं, विच एक्ट इज आल्सो नोन एज द एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी इसमें किस अधिनियम को भारत की अच्छी सरकार के अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है, ये आपको इसमें आंसर देना है। तो आंसर ये था कि क्रांति 1857 यानी रिवोल्ट ऑफ 1857 होता है, उसके बाद जो है ज्यादा से ज्यादा ब्रिटिशर्स की तरफ से प्रयास किया जाता है कि हम भारतीयों में जो असंतोष फैला है उस कमी को पूरा करने के लिए और साथ ही भारतीयों में दोबारा विश्वास बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा जो है गुड गवर्नेंस ला सकते हैं। तो बहुत सारी जो है चीजें लाई गई थी, किसमें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जब आया था, चाहे वो वायसरॉय बनाने वाली बात हो, चाहे वो एक तरीके से देखा जाए उसमें बहुत सारे जो है क्लोज उसमें डाले गए थे। इसलिए इस जो ये आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो आंसर इसका सीधे याद रखना है आपको, बी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1858 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 14 कहता है विच एक्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ बाइकैमरल लेजिस्लेचर इन इंडिया, किस अधिनियम ने भारत में द्विसदनीय विधायिका की अवधारणा को पेश किया। देखिए क्या था कि भारत में आज भी अगर देखा जाए भारत की जो पार्लियामेंट है वो बाइकैमरल है, लेकिन बहुत सारे स्टेट यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट की अगर हम बात करें वो आपके यूनिकैमरल होते हैं। यूनिकैमरल में एक हाउस होता है, बाइकैमरल में दो हाउस होते हैं। जैसे संसद की अगर हम बात करें, संसद में देखा जाए बाइकैमरल है, हमारा लोअर हाउस ऑफ द पीपल की अगर हम बात करें वो लोकसभा है और अपर हाउस की अगर हम बात करें वो आपकी राज्यसभा है। तो यहाँ पे देखना है कि बाइकैमरल लेजिस्लेचर जो है यानी आपका द्विसदनीय विधानसभा या विधान की अगर हम बात करें विधानमंडल की, वो कहाँ आया था, तो इसमें दिया गया इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 या आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या 1935 या इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट आपका 1947। देखिए 1947 तो इसमें है नहीं, क्योंकि ये तो केवल ये कहता था कि भारत जो है आपसे आजाद है, दो जो डोमिनियन स्टेट बनते हैं भारत और पाकिस्तान, ये बहुत सारी बातें इसमें आती हैं। लेकिन अगर हम बात करें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स अगर आपको याद हो, तो उसमें जो है पहली बार बाइकैमरल लेजिस्लेचर यानी द्विसदनीय विधानसभा या द्विसदनीय विधानमंडल की शुरुआत की गई थी। तो आंसर जो है इसका क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। उसके बाद 15 हमारा कहता है कि अंडर विच एक्ट डिड द ब्रिटिश क्राउन टेक डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश क्राउन ने भारतीय प्रशासन का प्रत्यक्ष नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया था? तो मैंने बताया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शुरुआत थी, ठीक है, तो शुरुआती तौर पर यहां कौन थी? 1600 में कौन आया? तो 1600 में यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर हम बात करें 1773 से शुरुआत की गई थी। किसके लिए? ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने की। किसके द्वारा? ब्रिटिश क्राउन के द्वारा, यानी ब्रिटिश जो ताज है आपका। अब इसने धीरे 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 इनके जो चीजें हैं, इनके जो राइट्स हैं वो कम किए, धीरे धीरे कम किए, धीरे धीरे कम किए। और जैसे ही हम आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में, इसको पूर्णतः जो है हटा दिया जाता है। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में डायरेक्टली चला जाता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, चलिए, तो यहां तक ही अब हम बात करते हैं अपने जो है एप्लीकेशन की। मैं फिर से जो है दोहराना चाहूंगा, गुरुकुल माइंड जो है आप हमारा एप्लीकेशन है, इसमें आप क्या कर सकते हैं? गुरुकुल माइंड ऐप जो है हमारा डाउनलोड कर सकते हैं। सीधे आपको जाना है प्ले स्टोर में, अपना iOS एंड्रॉइड जो भी आपके पास स्मार्टफोन अवेलेबल है, वहां से हमारा गुरुकुल माइंड आप ऐप जो है वहां से इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ ही आप क्या कर सकते हैं, इसमें अपना आपको मोबाइल नंबर ऐड करना है, रजिस्टर्ड होना है। रजिस्टर्ड होने के पास जो है आप हमारा कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही हमें जो है फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पे। अगर आपको हमारी जो है ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है तो ऑफलाइन क्लासेस के लिए हमारा जो एड्रेस है ओमिक्रॉन फर्स्ट, ग्रेटर नोएडा, हमारा ये एड्रेस है। और साथ ही अगर आपको कोई क्वेरी है, आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो आप जो है 8882608880 पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही हमारी वेबसाइट www.gurukulmind.com पर भी आप हमें विजिट कर सकते हैं। ठीक है, सो गाइज आज के लिए इतना ही, हम मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।